हेलो। नमस्कार। मैं ओपी सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। समुद्रगुप्त महान गुप्त साम्राज्य के एक महान सम्राट थे। समुद्रगुप्त ने 330 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया था। ही रूल्ड फ्रॉम 330 एडी टू 375 एडी फॉर नियरली 45 ईयर्स। समुद्रगुप्त को विरासत में एक छोटा सा राज्य मिला था। तो आज का जो मेन जो फोकस है कि क्या समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कह सकते हैं। कुछ लोग इस बात पर काफी आपत्ति करते हैं कि समुद्रगुप्त तो बहुत पहले हुए थे, करीब 1600 वर्ष पहले, और नेपोलियन बहुत बाद में हुआ था। नेपोलियन वॉज द फ्रेंच एम्परर। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने यूरोप में युद्ध किए और साम्राज्य स्थापित किए थे। तो नेपोलियन ने 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरू में अपनी भूमिका निभाई थी। तो जो मुख्य जो आपत्ति है कुछ विद्वानों की, वो इस बात को लेकर है कि क्या हम समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से कर सकते हैं, क्योंकि नेपोलियन तो बाद में आया था और वास्तव में होना उल्टा चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले हुआ था। तो यहाँ पे ये डिबेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में नहीं है कि क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। नेपोलियन इज ए वेल नोन फेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब हम तुलना करते हैं तो किसी उस व्यक्ति से तुलना करते हैं जो कि जाना पहचाना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। अब ये बात है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जा सकता है भारत का, किस सेंस में कहा जा सकता है, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जब हमने ये देखने की कोशिश की कि भाई नेपोलियन उसे कहना उपयुक्त है, उचित है, तो हमने पाया कि हाँ, नेपोलियन कहा जा सकता है। बहुत बड़े साम्राज्य का उसने निर्माण किया था और इस संदर्भ में उसको हम नेपोलियन कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया। समुद्रगुप्त का शासन था 330 से लेकर 375 ईस्वी तक। ईस्वी का मतलब एडी, ईस्वी या एडी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सम्राट था। गुप्त वंश का सम्राट था। समुद्रगुप्त से पहले गुप्त वंश के जो सम्राट थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम पहले सम्राट थे जिन्होंने 319 से लेकर 330 ईस्वी तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त का जो राज्य था वो छोटा ही था। चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो ज्यादा बड़ा नहीं था। चंद्रगुप्त आज के बिहार, झारखंड और कुछ क्षेत्र यूपी का था, इस पर शासन करते थे। ठीक है। और जब समुद्रगुप्त आए तो समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया ये। इसीलिए हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। वो एक महान विजेता की संज्ञा उन्हें दी जानी चाहिए और दी जाती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त। तो जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का ब्यौरा हमें कहां से मिलता है। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का ब्यौरा हमें मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, जो प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक अशोक के एक स्तंभ पर खुदी हुई मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाय ए ग्रेट ऑफिसर जिनका नाम हरिसेन था। हरिसेन, और हरिसेन ने यह प्रशस्ति यानी उनकी तारीफ में, प्रशंसा में लिखी थी। यह प्रशस्ति संस्कृत में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसे ये भी कह सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का ब्यौरा इसमें दिया हुआ है। अब यह एक काव्यात्मक प्रशस्ति है। प्रशस्ति वो होती है जिसे किसी भी
शासक की प्रशंसा में लिखा जाता है और प्रशस्ति में अमूमन अतिशयोक्तियों की भरमार होती है, क्योंकि ये काव्यात्मक है। इसलिए कवियों के विषय में तो हम सब जानते हैं कि वो बात का बतंगड़ बना के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण करते हैं, तो इसमें ये कमी है। लेकिन equally important is the fact that Harishen was a great officer. He was the minister of war and peace, यानी फॉरेन मिनिस्टर था। He was a कुमारामात्य and he was a महादंडनायक। 3 साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर उनकी तैनाती थी। That's why it is taken by the scholars that his description is very very reliable। अगर हम अतिशयोक्तियों को उसमें से निकाल दें लॉजिकल स्टडी करके, तो फिर उनका जो विवरण है वो भरोसे लायक माना जाता है। तो अब इस विवरण को आधार बनाकर हमें क्या जानकारी समुद्रगुप्त के विषय में मिलती है? तो पहली जानकारी ये 5वें बिंदु में आ जाएगा। अब तक हमने देखा कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक सम्राट था। समुद्रगुप्त ने 330 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त से पहले जो उनके पिता थे उनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, और उनके बाद उन्होंने इस साम्राज्य को, जो कि उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला, इस साम्राज्य का बहुत बड़े पैमाने पर चारों दिशाओं में इसका विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे संपन्न, क्योंकि वो एक तरह से दिग्विजयी शासक थे। दिग्विजयी शासक वो होते हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार करते हैं, इसलिए उन्होंने हॉर्स सैक्रिफाइस संपन्न किए थे। तो अब यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उस मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं कि वेदर इट इज पर्टिनेंट टू कॉल समुद्रगुप्त एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं, पहला इसमें यह है, प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत में लिखी गई है और इसमें 33 लाइन हैं। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया था। इनमें नागवंशी राज्य भी थे, और इन राज्यों को पराजित करने के बाद इन राज्यों के क्षेत्र उसने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। इसका मतलब है गुप्त साम्राज्य का विस्तार अब इस तरह से पूरी गंगा घाटी में हो गया था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया, 12 राज्य। और ये राज्य जो थे, इन राज्यों को, ये क्षेत्र हैं इनके, इन राज्यों को पराजित करने के बाद उसने इन राज्यों पर अपना अधिकार सीधे सीधे स्थापित नहीं किया, यानी अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अप्रत्यक्ष नियंत्रण इन पर रहा। इसका मतलब यह है कि उन राज्यों को जीतकर उन राज्य के राजाओं से उन्होंने एक तरह से अधीनता बनवाई और उनसे कर आदि लेकर उन्हें उनकी स्वतंत्रता वापस कर दी। यानी दीज टेरिटरीज वर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गुप्ता एम्पर, यानी प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इन पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया। फिर नेक्स्ट जो टर्न था वो था कि उत्तर भारत के 3 या 4 राज्यों को फिर से पराजित किया। ये वो राज्य थे जो पहले ही 9 राज्यों में शामिल थे और जो उन्हें पहले ही पराजित किया जा चुका था। 9 राज्य पराजित किए गए थे पहले, और फिर उनमें से ही 3-4 रियासतों ने फिर से अपना सिर उठाया और उन्हें पराजित कर दिया गया। और इसके बाद समुद्रगुप्त के विषय में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि विदेशी राज्यों को पराजित किया। विदेशी राज्य थे शक और कुषाण आदि, शक और कुषाण आदि राज्य थे, और ये राज्य, इन राज्यों को भी उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, इनसे संधि कर ली, इनसे अधीनता मनवा ली, इनसे कर आदि लिया और इनकी पुत्रियों से या बहनों से उसने विवाह संबंध भी स्थापित कर लिया। शक और कुषाण, शक तो इस क्षेत्र में अच्छी तरह से मजबूती से जमे हुए थे और कुषाण इन क्षेत्रों में थे। ये इंडस रिवर है और ये जो क्षेत्र थे कुषाणों के थे।
यानी अगर हम देखें तो उसने इन पूरे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और ई पॉइंट में ये आ जाएगा कि उसने जो सीमांत राज्य थे उन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। संभावना इस बात की अधिक है कि उसने इन सीमांत राज्यों के साथ अपनी मित्रता स्थापित कर ली थी, यानी उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसमें डावाक है, डावाक, नेपाल, कर्तरीपुर, समतट और कामरूप। कामरूप आज के आसाम को कह सकते हैं, समतट बंगाल का क्षेत्र है, डावक ढाका के पास का क्षेत्र है, नेपाल जो वर्तमान नेपाल है उसी को माना जा सकता है, कर्तरीपुर कुमायूं और गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों के आसपास जो अपने साम्राज्य के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन पर भी उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसने जो आटविक जातियां थी उनको भी पराजित किया था, आटविक यानी फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को भी पराजित किया था। उसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, उनके साथ इनके कूटनीतिक संबंध भी थे। इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जब उन्होंने अपना राज्य संभाला था तो उनका राज्य केवल इस क्षेत्र में था, और जब उन्होंने उनकी मृत्यु हुई तो उनका साम्राज्य इन समस्त क्षेत्रों में फैल गया था, उनका साम्राज्य इन समस्त क्षेत्रों में फैल गया था। और ये सब समस्त क्षेत्र दो तरह के क्षेत्र थे, एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र जहां पे गुप्त सम्राट का सीधा नियंत्रण था, शासन था, और दूसरे वो क्षेत्र थे जिन पर उनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, जैसे दक्षिणापथ के शासक हैं, जैसे शक और कुषाण उत्तर पश्चिम के या पश्चिम भारत के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त एस्टेब्लिश्ड ए वेरी बिग एम्पायर and he displayed a great sense of statesmanship, that he did not increase his responsibilities in the far off areas. उस जमाने में राज्य पर नियंत्रण रखना, दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल रहा होगा, इसलिए उसने अपनी कठिनाइयां न बढ़ाते हुए उन्होंने इन क्षेत्रों पर अपना शासन अप्रत्यक्ष रूप से ही रखा। इन दिस सेंस he was far more greater than even नेपोलियन। समुद्रगुप्त की महानता का आलम यह है कि समुद्रगुप्त ने एक तरह से साम्राज्य का तो विस्तार किया ही, लेकिन साथ ही साथ समुद्रगुप्त में और भी तरह के बहुत सारे गुण थे। प्रयाग प्रशस्ति में ही उनको एक महान संगीतकार बताया गया है। समुद्रगुप्त की वीणा वादक प्रकार के सिक्के भी उनके इस गुण की ताकीद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोने के कई प्रकार के सिक्के भी जारी कराए थे जो कि उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि की हमें सूचना देते हैं, इसका इंडिकेशन देते हैं। विद दिस आई कम टू कंक्लूड दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। इसी तरह के एक अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच।